नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमें अक्सर नहीं पता होता कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो हम पर लगातार नजर रख रहे होते हैं। कोई होता है जो ये जानता है कि हम कब घर से निकलते हैं और कब घर वापस आते हैं। हाई प्रोफाइल सोसाइटीज जो 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होती हैं। इंटरकॉम से लेस ऐसी सोसाइटीज में भी कोई होता है जो बिना हमें खबर किए हमारे घर के दरवाजे तक आ पहुंचता है। आज का एक केस साल 2012 में मुंबई की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में घटी एक ऐसे अपराध की घटना है जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और इस घटना के बाद कई नए कानूनी निर्देश जारी किए गए, लेकिन ये नए कानूनी बदलाव उन जिंदगियों के जख्म नहीं भर पाए जो इस घटना के असल भुक्तभोगी थे। सांसें हम सबको मिलती हैं पापा। जिंदगी तो वो होती है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जी जाती है। जाना सबको खाली हाथ ही होता है, पर जो अपनों के लिए कुछ काम करके जाता है, संतुष्टि उसे ही मिलती है। अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अभी? क्योंकि मैं भी किसी को कुछ नहीं दे पाया पापा, ना आपको, ना माँ को, ना पियाली को। मरने से पहले सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि प्याली को इंसाफ मिल जाए। मरने की बातें मत करो। You are going to live a long life. तो मैं उसी दिन गया था पापा, जिस दिन कोई दरवाजा खोलिए प्लीज। कौन है प्लीज? कोई है? कोई है? अभी? हेलो? पियाली। क्या? क्या हुआ पियाली को? हाँ? কি হয়েছে? माँ, पियाली का खून हो गया माँ। क्या? हर जगह खून ही खून है। मैं आया था तो दरवाजा खुला हुआ था और मेरी प्याली खून में सनी हुई थी। पापा, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं प्याली को उस हाल में देखूंगा। आज भी मुझे अपने हाथ प्याली के खून में सने हुए दिखते। अभी अब फिर से वो पुरानी यादें धुंधली नहीं पड़ती पापा। उसके साथ बिताया एक एक पल मुझे कचौड़ता है। और ये सच की प्याली की उस नियति का जिम्मेदार मैं हूं। आपकी इनके साथ आखिरी बार कब बात हुई थी? आपकी इनके साथ आखिरी बार कब बात हुई थी? रात को हुई थी सर। मैं ऑफिस में था। हेलो। सॉरी यार प्याली, वो काम के चक्कर में तुम्हें कॉल करने भूल गया मैं। कोई बात नहीं अभी, लेकिन तुम घर कब आ रहे हो बताओ? कुछ नहीं कह सकता, काम बहुत है यार। शायद सुबह ही मुझे। सुबह? नहीं यार अभी प्लीज, तुम्हें पता ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, फिर मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा। एक काम करो ना तुम, हाँ टीवी ऑन करके सो जाओ। लो अब कैसे ऑन रखूं टीवी? लाइट ही चली गई। क्या? या
एक सेकेंड, अभी लेट मी चेक। लाइट तो दिख रही है सब, क्या सिर्फ हमारे फ्लैट की लाइट गई है अभी। अच्छा एक काम करो, वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करो, वो इलेक्ट्रिशियन को ले आएगा। हाँ मैं वो सब देख लूंगी, बस तुम अपना फ़ोन बिजी मत रखना। आई विल कॉल यू, ओके? फिर मुझे दोबारा फ़ोन आया। हाँ अभी, हाँ इलेक्ट्रिशियन आया था और उसने अभी सिर्फ एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया है। उसने कहा है कि मैं सिर्फ अपने कमरे का पंखा और एक लाइट चला सकती हूँ और बाकी वो सुबह आके चेक करेगा। चलो ठीक है, बाकी मैं सुबह ठीक करा लूँगा, अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट। फिर मैं सुबह 5 बजे के करीब घर आया। प्याली, मैंने सर मदद के लिए फिर मैं बाहर गया, मैंने नेबर्स के सारे डोरबेल रिंग किए, दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने खोला नहीं सर। मैं दोबारा आया। सर दरवाजे पे कोई भी फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं है, लैच भी इंटैक्ट है। मतलब जिसने भी ये किया है या तो वो पियाली को जानता था या फिर उसके पास घर की चाबी थी। इसके अलावा पड़ोसियों से बात की, किसी ने भी बेल की आवाज़ नहीं सुनी और उन्होंने ये भी बताया कि अभिजीत और पियाली की शादी भी नहीं हुई थी। हमें पता चला कि आप दोनों की शादी नहीं हुई थी। इन दोनों की शादी हुई नहीं थी, लेकिन होने वाली थी। ये दोनों लिव इन में थे। आप कौन? सर मैं इसका फ्रेंड, एडवोकेट शशांक। पड़ोसियों ने हमें बताया कि उन लोगों ने कोई भी डोरबेल की आवाज़ नहीं सुनी थी, ना ही आपके चिल्लाने की। सर मैं बाहर गया था, मैंने एक एक का दरवाजा खटखटाया था, डोरबेल रिंग की थी, सीढ़ियों तक गया था चीखता हुआ, मदद के लिए गुहार मांग रहा था, कोई नहीं आया। घर की चाबी आप दोनों के अलावा और किसके पास होती है? किसी के पास नहीं होती, एक मेरे पास होती है, एक इसके पास होती है। लेकिन घर में पियाली की चाबी तो कहीं भी नहीं मिली। आपके डोरबेल पे और दरवाजे पर खून के निशान हैं। इसका मतलब अभिजीत सच कह रहा था कि उसने दरवाजा खटखटाया था। सर हमारी एसी बहुत पुरानी है और आवाज़ भी बहुत करती है और हमें पता ही नहीं चला कि दरवाजे पे कौन कौन आते हैं, कौन कौन खटखटाते हैं। और हाँ, रोज़ की तरह जब मैं 6:30 बजे उठा और दरवाज़ा खोला तो पता चला कि अभिजीत ने बताया था कि इलेक्ट्रिशियन 2 बार आया था। तो इलेक्ट्रिशियन और सिक्योरिटी गार्ड दोनों से पूछताछ करो और इस अभिजीत के ऑफिस में पता करो ये वाकई ऑफिस में था और निकला कितने बजे। इसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है वो भी चेक करो। जनरली लिव इन में रहने वाले कपल्स के साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी बार होती है। इस अभिजीत को पुलिस स्टेशन बुला लो। सर सर 12 बजे और फिर 12:45 पर ये 2 लोग ब्लॉक में एंटर हुए थे और इस ब्लॉक में मैडम का फ्लैट भी है। एक ने तो सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हैं, ये दूसरा कौन है? सर ये बिल्डिंग का इलेक्ट्रिशियन पवन है और ये गार्ड अमजद। कल रात इन्हीं दोनों की ड्यूटी थी यहाँ पर। अभिजीत ने बताया था कि कल रात उसके फ्लैट में 2 बार लाइट गई थी। मतलब पियाली को आखिरी बार इन दोनों ने ही देखा है। कहाँ रहते हैं ये दोनों? ये इलेक्ट्रिशियन तो यहीं बाजू में रहता है और गार्ड थोड़ी दूरी पर रहता है। मैं इसी को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कल रात की सोसाइटी की सभी सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस को चेक करो और ये इलेक्ट्रिशियन और ये गार्ड, इन दोनों से मुझे मिलना है। सर वैसे तो मैं 10-11 बजे तक आ जाता हूँ, पर कल ऑफिस में बहुत काम था तो आते आते सुबह के 5 बज गए सर। देखिए ना, बराबर कल ही आपको ऑफिस में लेट हुआ, कल ही आपके घर की लाइट गई और कल ही पियाली जी का मर्डर हुआ। बड़ा अजीब इत्तेफाक है नहीं? कल रात तुम अभिजीत के घर 2 बार गए थे, फिर भी उसके घर की लाइट ठीक नहीं हुई, क्यों? साहब कल मेन लाइन में भी प्रॉब्लम था और 2 बार लाइट भी गया था साहब। जब दूसरी बार लाइट गया था तो मैंने मैडम को पंखा चालू करके दिया था। मैडम आपका मीटर बार बार ट्रिप कर रहे हैं। अब एक काम कीजिएगा, अपने घर के हाई वोल्टेज ऑन मत करिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बस एक काम कीजिएगा, अपने बेडरूम का पंखा या बल्ब ये रात को ऑन कर सकते हैं बस। मैंने मैडम को कहा था मैं सुबह के कनेक्शन ठीक करेगा, फिर मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, सच्ची बोलता साहब। मेरी गलती है सर। जब प्याली का फोन आया था कि घर में लाइट नहीं है
तो मुझे कहना चाहिए था कि घर पे किसी फ्रेंड को बुला ले या उसके घर चली जाए। मैंने नहीं कहा। पता नहीं क्या क्या गुजरी होगी सर उसमें। क्या क्या सा होगा यही जानने के लिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। क्राइम सीन के साथ छेड़खानी नहीं करते, ये तो पता ही होगा तुम्हें। सर मैं क्या करता सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम क्या नहीं आ रहा। कहानी तो बड़ी समझदारी से बनाई तुमने। अमजद यही रहता है? जी साहब। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। साहब रोज तो मुझसे पहले आ जाता था, आज पता नहीं क्या हुआ साहब। जब मैं घर आया ना तो उसका सामान है साहब और ना वो है। घर की तलाशी लो। हाँ सर, ये नाइट ड्यूटी वाला गार्ड अमजद अपने घर से सामान लेके भाग गया है। एक काम करो, जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने उसे रिक्रूट किया था ना, वहां जाके उसके डिटेल निकालो और उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो। जी सर। सर मैंने अभिजीत के बारे में उसके दोस्तों और पड़ोसी से पता किया है। अभिजीत और प्याली में काफी प्यार था और वो जल्दी शादी करने वाले थे। अंगेज थे दोनों। प्यार को नफरत में बदलने देर नहीं लगती, हम लोग तो कई केसेस में देखा है। और शिंदे, ये मत भूलो कि अभिजीत एक कानून के सारे पैतरे जानता है। वो सिक्योरिटी गार्ड भी गायब है, तो हो सकता है कि अभिजीत ने उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर ये काम किया हो। इस अभिजीत के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो अमजद के साथ इसका कॉन्वर्सेशन हुआ है या नहीं। और ये अभिजीत, कल की उसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। और आगे? मेरे पास इतना ही है सर। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर? सिर्फ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर किसी का एड्रेस कैसे हो सकता है? तुम्हारी एजेंसी का तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। एक गार्ड को बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ तुम दूसरों की सिक्योरिटी के लिए कैसे भेज सकते हो? 8-10 दिन लॉकअप में रहोगे ना, तब पता चलेगा। सॉरी सर, मेरे पास उसका एक फोटो है सर। दीजिए। ये अमजद है? जी सर। सर ये एलएनसी सिक्योरिटी एजेंसी जिसने अमजद को रिक्रूट किया था, उनके पास अमजद की कोई भी डिटेल्स नहीं है। सिर्फ इतना पता चला है कि वो श्रीनगर का रहने वाला है। श्रीनगर? रवि, ढूंढो उसे। अगर वो शहर छोड़ के चला गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हर रेलवे स्टेशन और हर बस स्टॉप पर उसकी फोटो सर्कुलेट करो, और श्रीनगर जाने वाली जितनी भी ट्रेन है उनकी टाइमिंग्स पता करो। ओके सर। तो तुम और प्याली शादी करने वाले थे? जी, बहुत जल्द। इनफैक्ट शॉपिंग की लिस्ट भी बना ली थी, कार्ड भी छपने वाले थे। तो इन सब के बीच ये अमजद कहां से आया? अमजद? याद नहीं आ रहा है ना तुझे? तेरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड अमजद। क्या सिक्योरिटी गार्ड? हाँ सर, वो प्याली अक्सर बताती थी कि कोई सिक्योरिटी गार्ड उसे घूरता रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल असॉल्ट हुआ है। तूने सुपारी दी थी ना उसे? सर मैंने अभिजीत के ऑफिस से पता किया। वो सुबह 5 बजे ऑफिस से निकला और एक फ्रेंड को घर पे ड्रॉप किया, फिर घर पहुंचा। सर मैंने अभिजीत के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया। उसने सिर्फ ऑफिस में और प्याली से बात की। एक कॉल माँ को गया था सुबह, उसके अलावा उसकी किसी से बात नहीं हुई। सर अमजद गार्ड से उसकी बात कभी नहीं हुई। ठीक है, जाओ तुम। ओके सर। संभालिए संभालिए बहन जी, अपने आप को संभालिए। डॉक्टर ने कहा है कि वो प्याली की बॉडी 2 घंटे के बाद हमें सौंप देंगे। 16 बार स्टैब किया उसने मेरी प्याली को। ऐसी क्या दुश्मनी थी उसके साथ? सिक्योरिटी गार्ड अमजद के गायब होने की सूचना के बाद पुलिस ने चारों तरफ छानबीन शुरू कर दी। और मुंबई पुलिस ने अमजद को जल्द ही बोरीवली स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, जहां से वो कश्मीर भागने की फिराक में था। पियाली को तूने ही मारा था ना? गाली दिया उसने मुझे।
तभी से मेरे को गुस्सा हो गया। क्या घूर रहे हो तुम? क्या हुआ मैम? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कहाँ घूरा आपको? तुम किस नजर से घूर रहे थे देखा है मैंने। एक दिन में नौकरी से निकलवा दूंगी तुम्हें, समझे तुम? क्या हुआ मैडम? He was staring at me. मैम गाली मत दो। Shut up! ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे 3-4 बार पहले भी हो चुका है, मैं मार्क कर चुकी हूँ। आज के बाद तुमने दोबारा ऐसी गलती की ना तो पुलिस में मैं रिपोर्ट करवा दूंगी, समझे तुम? देखो अमजद, पहले भी तुम्हारी 2-4 कंप्लेन आ चुकी है, इसे आखिरी वार्निंग समझो, वरना तुम्हारी कंपनी में ऐसा स्ट्रॉन्ग लेटर लिखूंगा कि पूरे मुंबई में कहीं गार्ड की नौकरी नहीं कर पाओगे, समझे? उसी दिन से जनाब मैंने तय कर लिया था कि साली को छोड़ूंगा नहीं। 15 दिन पहले मैंने एक चाकू खरीदा था और सोचा इससे चाकू से दिखा कि उसको करूंगा। नसीब ने भी साथ दिया और फोन आया कि उसका फ्लैट में लाइट नहीं है। हेलो। हाँ, मैं बिल्डिंग नंबर 7 फ्लैट नंबर 703 से बोल रही हूँ। हमारे घर की लाइट चली गई है। ठीक है मैम, अब इलेक्ट्रिशियन को भिजवाता हूँ। जल्दी। भाई जल्दी करना। कर रहा हूँ पापा। साहब नहीं आया अभी तक? नहीं, वो सुबह आएंगे। अब चेक कीजिए मैम। फिर से ट्रिप तो नहीं होगी ना? अरे मैम टेंशन मत लीजिए, मैंने सब ठीक कर दिया। कोई प्रॉब्लम मुझे कॉल कर देना आप। तब मैंने सोचा कि आज हाथ में आया हुआ मौका जाने नहीं दूंगा। अरे वो इलेक्ट्रिशियन चला गया क्या? लाइट फिर से चली गई। मैडम मैंने पूरा मीटर चेक कर लिया है, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई फॉल्ट है। मुझे लगता है नीचे जाके मेन मीटर चेक करना पड़ेगा। आपका मीटर बार बार ट्रिप कर रहा है। अब एक काम कीजिएगा, अपने घर के हाई वोल्टेज ऑन मत करिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बस एक काम कीजिएगा, अपने बेडरूम का पंखा या बल्ब ये रात को ऑन कर सकते हैं। बस मॉर्निंग में आऊँगा और सब ठीक कर जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। मारना नहीं चाहता था जनाब, बस बदला लेना चाहता था। सिर्फ एक बार सबक सिखाना था। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते सड़ते अपना सबक सीख लेना तुम। अमजद के कन्फेशन के बाद पुलिस ने उससे प्याली के फ्लैट की चाबी और उस मर्डर वेपन को भी बरामद कर लिया जो उसने उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर छिपा दिया था जिसमें प्याली रहा करती थी। अमजद के दोस्तों के बयान से यह सामने आया कि अमजद ने कई महीने पहले ही प्याली से बदला लेने का मन बना लिया था, लेकिन उसके अंदर की इस विकृति को भांपने के बावजूद वो खामोश रहे। अमजद ने अपने बयान में कहा कि प्याली ने खुद उसे इस अपराध के लिए उकसाया था, जबकि सच तो यह है कि उसकी विकृत मानसिकता को आंकने के बाद भी प्याली ने सावधानी नहीं बरती और उसके अपराध का शिकार हो गई। अमजद तो अपराधी है ही, लेकिन उसके साथ साथ बिल्डिंग के मेंबर्स और वो सिक्योरिटी एजेंसी भी अपराधी है जिनके पास अमजद के नेटिव प्लेस से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। साल 2012 में हुए इस केस ने ये सवाल खड़े किए
कि जिन लोगों को हम अपनी बिल्डिंग, अपनी सोसाइटी, अपने ऑफिसेज की सुरक्षा के लिए अपॉइंट करते हैं, अगर वो ही हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएं, तो फिर विश्वास किस पर किया जाए? और तब ये कानूनी निर्देश जारी किए गए जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, घरों में काम करने वाली मेड्स, ड्राइवर्स और हेल्पर्स की पुलिस वेरिफिकेशन करवाना हाउसिंग सोसाइटी, सिक्योरिटी एजेंसीज और हाउस ओनर्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया, और ऐसा ना करने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया। अमजद को सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन ये केस यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इस केस में ऐसे कई और घुमाव आने वाले थे जो पूरी मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाले थे। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी कई बड़े सवाल खड़े होने वाले थे। लेकिन पियाली की हत्या अभिजीत और उन दोनों के परिवारों की जिंदगी का वो काला अध्याय बनने वाली थी जिसकी कल्पना में पहले एक खुशहाल जिंदगी की कल्पना की गई थी। अभिजीत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, आप उसे अपने साथ जमशेदपुर ले जाइए। हमें बोले छी, लेकिन वो हमारी बात माने नहीं रहा है। मैं अभी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे रहना होगा उसके साथ। पर घर जाते तो ना बच्चों की बहुत याद आएगी। कितनी खुश थी मेरी प्याली अभी के साथ, ख्याल रखिएगा उसका। भाई साहब, अभी हमें चलना चाहिए। मैं अभी को बुला कर लाती हूँ। अभी पियाली के माँ बाबा जा रहे हैं, चलो उनसे मिल लो। अभी अभी तो ख्याल रखिएगा अपना। बेटा, तुम भी जमशेदपुर चले जाओ। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ यहाँ। चली चली गई इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं है आपका। मैं हमेशा हूँ आप दोनों के लिए। तुम भी तो हमारे बेटे ही हो, ख्याल रखना अपना। अभी अभी क्या हुआ? देखिए ना, ये कुछ जवाब नहीं दे रहा है। अभी 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 हाँ पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो सो रहा था। आप लोग क्यों जागे हुए हैं अभी तक? सुबह आपकी फ्लाइट भी है। हाँ, आप सो जाइए। आप दोनों भी जाकर सो जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा, सो जा। कैसा है? आजा। अभिजीत और प्याली के माता पिता सोचते थे कि अभिजीत जल्द ही अपने दर्द से उबर जाए। 2 महीने बीत चुके थे और बाहर से ऐसा ही लगता था कि अभिजीत के जख्म भरने लगे हैं। लेकिन जब प्याली मर्डर केस की हियरिंग शुरू हुई तो फिर से अभिजीत का दर्द उभरने लगा। बयान देने के बहाने ही सही, फूट फूट के रोया तो। पियाली के जाने के बाद अपने आप को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया था। अम्मी देखिए आशी, कहीं जाग तो नहीं गया?
अभी 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 क्या हुआ मुनमुन? अभी अभी है नीचे। हाँ नहीं, यहाँ तो नहीं दिखा। क्या हुआ? वो अपने कमरे में भी नहीं है। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं कॉल करके देखता हूँ वो कहाँ है। क्या हुआ? घंटी की आवाज शायद ऊपर से आ रही है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूँ 1 मिनट, शायद ऊपर होगा। उसका फोन तो यही है। फोन यही है मतलब? आंटी आप यहीं पे रहिए, हम और अंकल देख के आते हैं, आप परेशान मत होइए। हाँ तो तुम ये घर पे ही रहना। हाँ अभिजीत 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 हमने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए हैं, ब्रेन में कुछ लेजेंस है, उसके बाद कुछ और टेस्ट करने होंगे। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, लेकिन अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बस सिर्फ देखता रहता हूं उसे डूबते हुए अपने गम में। ठीक हो जाएगा भाई साहब, अपने आप को संभालिए। आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। अभिजीत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक बीमारी से दूसरी बीमारी उसका जिस्म और दिमाग एक साथ कई पीड़ाओं से घिरता जा रहा था और उसके माता पिता की फिक्र नाउमीदी से घिरती जा रही थी। आ गए आप लोग? कैसी तबीयत है उसकी? बस सो रहा है अभी तक? अरे उसे मन जगाओ अभी। सुबह 4 बजे सोया है वो। देखो स्केच बनाया उसने। ये तो बड़ा सुंदर बना है। अभी डॉक्टर को बुला। मैं बुलाता हूँ। अभी अभी आइए देखिए। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। इनकी मौत तो 4-5 घंटे पहले ही हो चुकी है। उठो बेटा। प्याली के लिए न्याय की राह देखता अभिजीत कोर्ट के फैसले से पहले ही प्याली के पास चला गया। आखिरकार 2014 में सेशन कोर्ट ने अमजद को प्याली की हत्या का दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन प्याली के माता पिता इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अमजद को सजाए मौत मिले। उस अमजद ने सिर्फ पियाली को नहीं मारा, अभिजीत की मौत का भी वही जिम्मेदार है। मैं, आप दोनों और मुनमुन जो अधमरे से जी रहे हैं, उसके लिए भी वही दरिंदा जिम्मेदार है। उसे तो फांसी होनी ही चाहिए। मैं तो खुद हैरान हूं जजमेंट से भाई साहब। और वो ये कैसे कह सकती है कि जिसकी बेटी को 16 बार चाकुओं से मारा गया हो, रेता गया हो, वो वहशी दरिंदा, उसको फांसी नहीं मिलनी चाहिए? और वो ये कैसे कह सकती है कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है? और वो जज बोलती है कि पियाली की पहनावे ने उस वैश्य को उकसाया उसका करने के लिए। दिस इज रिडिकुलस। प्रोसिक्यूशन ने जल्द ही हाईकोर्ट में अपील की और कोर्ट से मांग की कि अमजद को सजाए मौत दी जाए।
लेकिन मार्च 2016 में ही उनकी उम्मीद खत्म हो गई जब अमजद को पुणे की जेल से पैरोल मिल गई। और अमजद इतना शातिर अपराधी था कि वो पैरोल जंप करके गायब होने वाला था। कश्मीर? सर आप जानते हैं कि कश्मीर के हालात कैसे हैं? उसको वहां से पकड़ के लाना कितना मुश्किल है। आपको क्या लगता है वहां की गवर्नमेंट उसे ढूंढने में आपकी मदद करेगी? हम पर भरोसा रखिए, वो आदमी ज्यादा दिन आजाद नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस यू। शायद यही अमजद के घर है। जिस दौरान अमजद कश्मीर में गायब हुआ था उस दौरान वहां के हालात काफी गंभीर थे और ऐसे माहौल में मुंबई पुलिस के लिए उसे वहां ढूंढना आसान नहीं था। मुंबई पुलिस कई बार वहां से खाली हाथ वापस लौट चुकी थी, लेकिन इस बार मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस केस की अगुवाई क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर अजय शाहने को सौंप दी, जिन्होंने साल 2012 में पियाली मर्डर केस में अमजद को अरेस्ट करवाकर उसे सजा दिलवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। सर 2 रिक्वेस्ट थी आपसे। इस केस के लिए टीम मैं चुनूंगा और दूसरी बात, मीडिया को इस केस से दूर रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस केस से जुड़ी कोई भी बात लीक हो जाए। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अमजद कश्मीर में है या पाकिस्तान में। डू इट द वे यू वांट टू डू इट। थैंक यू सर। संतोष, अमजद और तुम एक ही बारात में थे, सुना तुम दोनों की अच्छी दोस्ती थी। हाँ साहब, अमजद मेरे से हर बात करता था, पर उसे अफसोस नहीं जो किया उसने। जमानत पर बाहर आने के बाद वो भागने वाला है, ऐसा कभी बताया था उसने? एक बार भी नहीं साहब, बस अपनी अम्मी की बातें करता था। तुम्हें क्या लगता है ये भागकर अपने गांव गया होगा या पाकिस्तान? अमजद पाकिस्तान से बहुत नफरत करता है, वो कश्मीर में ही होगा साहब। सर अगर अमजद कश्मीर में है तो मैं जल्द से जल्द कश्मीर जाना होगा। नहीं रवि, जल्दबाजी नहीं। इसके पहले भी पुलिस ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की थी तो गांव वालों ने उन पर हमला किया था। इसका मतलब अमजद ने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि वो बेकसूर है और पुलिस ने उसे फंसाया है। हमें क्राइम ब्रांच की तरह सोचना होगा, एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे अमजद का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। यह है बारामुल्ला की घाटी। अमजद यहीं कहीं छुपा है, लेकिन कंफर्म न्यूज़ नहीं है। हम लोग लोकल पुलिस की मदद नहीं ले सकते क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कोई अमजद को खबर कर दे। हम लोग पुलिस वाले बनकर भी उसके गांव में नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस वाले पर एक बार हमला हो चुका है। तो हमारे पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। आउटसाइडर बनकर इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती। तो फिर करें क्या? अगर अमजद के गाँव में घुसना है तो उन लोगों की तरह हमें दिखना होगा, उन लोगों की तरह बात करनी होगी, उन लोगों की तरह कपड़े पहनने होंगे। सिर्फ कपड़े पहनने से या दाढ़ी बढ़ाने से हम कश्मीरी नहीं हो जाएंगे। उसके लिए हमें कश्मीरी सीखनी होगी। कश्मीरी उतनी आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। कुछ लिंक्स है और वीडियोस है, मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कश्मीरी लोग हिंदी किस तरह से बात करते हैं, देखिए। कशीर मोकले बहन प्रत जाऊचू भोज ही भोज। अब कौन कहेगा इसे जन्नत पर की फिरदौस। हम कश्मीरियों का तो जीना मुश्किल हो गया है। बाकी चाय चमू यह पे शीना वीना कहें खबर ये क्या दलील आ गई। शीन ब्रो काल पे गुतूर, आज पे सिर्फ गुलमर्ग शीन। ब्रो काल अति शीन वीन पे शेशर गो गुलमर्ग चकरस ये गई जवरिया पेंस। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बकायत मन खुश सो मकला तो शुक्रिया बे गुलमर्ग करो तिल चक्रास अहन तयो शीन यहाँ मकल सोरे वक्त। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड न्यूज़ है, कमिश्नर साहब के पहचान वाला एक रिटायर्ड कांस्टेबल है निसार खान, 20 साल जम्मू पुलिस में था। वो हमारी मदद करेगा। हमारे लिए वहां वो खबरियों का नेटवर्क खड़ा करने वाला है। जनाब, ये हमजा है और ये कलाम। जनाब, ये हमजा जो है ना, ये टूरिस्ट गाइड का काम करता था, लेकिन अभी हालात बुरे हैं
इसलिए इसके पास कोई काम नहीं है। लेकिन उधर की सब खबर रखता है, ये रोज कहाँ आना जाना है इसका। और ये कलाम उधर से सस्ते में कपड़े लाता है और इधर बेचता है। शुक्रिया खान साहब। जनाब फिक्र मत कीजिए, हम दो की चार आंखें हैं और हमारे साथ हमारे कई दोस्त भी हैं, सबके सब भरोसेमंद। गुड। जैसे ही खबरों का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा हमारा काम शुरू हो जाएगा। अमजद मियाँ, जल्दी मिलते हैं तुझे तेरे शहर में। यह साफ था कि अमजद कश्मीर में ही था और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने के इस मिशन को एक नाटकीय अंजाम देने की स्ट्रैटेजी बना चुकी थी। लेकिन अभी तक उन्हें अमजद से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अब अमजद भी अपना हुलिया बदल चुका था। अरे अमजद, आज रात का क्या प्लान है? प्लान क्या, दिन में धागों को रंगीन बनाना और रात में रात को रंगीन बनाना। और क्या काम है ज़िंदगी में अपना। जनाब, पता चला है अमजद के 3 भाई और हैं, कबीर, सलीम और कैसर। अमजद की कोई खबर? जनाब, अभी घाटी में फसाद चल रहा है, माहौल बहुत तंग है, कुछ देर रुकना पड़ेगा। माहौल ठंडा होते ही खबर मिल जाएगी। ठीक है रवि। शुक्रिया रवि। मुझे लगता है अमजद के 3 भाई हमें अमजद तक पहुंचाएंगे। सर, अमजद। ये फोटो तो 3 दिन पहले अपलोड हुई है, पूंछ से। इसका मतलब अमजद पूंछ में है। बैकड्रॉप से लगता है ये कोई कारपेट वर्कशॉप है। निसार खान को बुलाकर लेकर आ, वही हमें आइडिया देगा कि अमजद के गांव में हम घुसेंगे कैसे। सर। खान साहब, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और फिर अमजद को ट्रैप करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक प्लान बनाया। दिल्ली में एक कंपनी है कपड़ों का, उनको कश्मीरी कारपेट बनाने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। असगैस जाए ते नफर। हमें जगह भी चाहिए और मजदूर भी। पैसा सबको मिलेगा, हमारा गारंटी है। ठीक है, डील पक्की, काम हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर अजय शाहने को इस बात का पूरा विश्वास था कि अमजद उनके झांसे में जरूर फंस जाएगा और वो उस फेक एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करवाने के लिए दूसरे कारीगरों के साथ रोजगार के लिए वहां जरूर आएगा। ये दस्तावेज अमजद की पहचान पुख्ता कर रहे थे और अब उसके झूठ की हर गुंजाइश खत्म की जा रही थी। लेकिन क्या पुलिस की ये कोशिश वाकई रंग लाने वाली थी? जनाब, सभी बंदे हाजिर हैं, एक बार आप देख लो। बाजा में बाहर ले जाना। माशाअल्लाह। जनाब सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। जनाब ये वरिया जान कोताकाल दो ये कम कराल। हाँ जनाब, बचपन पेट करान। बचपन से? जी, मेरा वालिद साहब भी कारीगर था। फिर तो तुम बहुत अच्छा कारीगर होगा। चलो तुमको साहब से मिलवाते हैं, हो सकता है तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाए। जनाब कारीगर हाजिर है जनाब। क्या सफर शुवारी दूर अमजद। साना साहब आप माफ कर दीजिए सर। गुड न्यूज है सर, मिशन कामयाब रहा। अमजद को पकड़ लिया है हमने। नेक्स्ट फ्लाइट से मुंबई आ रहे हैं। हवाई जहाज से सफर किया है कभी? उड़ने का बहुत शौक है ना तुझे? चल तेरा ये शौक भी पूरा कर देते हैं हम।
अमजद पकड़ा गया है। भाई साहब, मैंने कहा था ना, हमारे बच्चे को इंसाफ जरूर मिलेगा। अमजद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पियाली मर्डर केस के अक्यूज अमजद को पैरोल जंप करने के लगभग 1.5 साल बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने आखिरकार सितंबर 2017 में कश्मीर से अरेस्ट कर लिया। पैरोल जंप करने के चार्जेस के साथ साथ हाई कोर्ट में उसके खिलाफ फिर से हियरिंग शुरू की गई, जिसमें पियाली के माता पिता ने सेशन कोर्ट की अमजद की उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में बदलने की दरख्वास्त की। लेकिन इस केस में अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। आज पियाली के मर्डर को तकरीबन 5.5 साल गुजर चुके हैं। हम आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की बात करते हैं और आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिलाओं के साथ ऑन एन एवरेज हर 6 मिनट में छेड़छाड़, हर आधे घंटे में शारीरिक शोषण और हर 1 घंटे में बलात्कार की घटनाएं होती हैं। और हैरानी की बात है कि जिस मुंबई के बारे में यह कहा जाता था कि यह शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है, वहीं आंकड़े बताते हैं कि आज दिल्ली के बाद मुंबई वो दूसरा शहर है जहां महिलाएं आए दिन किसी न किसी अपराध का शिकार होती रहती हैं और इस पर विचार करने की जरूरत है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।